शुभ सुबह दोस्तों, आपका हमारे यूनिक स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित किया गया है। आप सुन रहे हैं टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग इमोर्टल फैमिली, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रहस्यमय दुनिया में बिना सहारे वाला लड़का कैसे बनाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया के सफ़र पर। डिस्क्लेमर: इस उपन्यास में सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले ऐप कहानी पर चले। टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग इमॉर्टल फैमिली, अध्याय 241। ऐसा लगता है कि ये श्रीमान हान एक सच्चे सज्जन है। ब्लैकवाटर पूल, जियाहो परिवार। एक दिव्य इंद्रधनुष नीचे उतरा, जिसमें काले ब्रोकेड के वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया। पूर्वज। प्रवेश द्वार पर जियाहो वंश के लोगों ने अपने पूर्वज को लौटते देख आदरपूर्वक सिर झुकाया। हम शियाहो वुवो ने उदासीनता से सिर हिलाया और पारिवारिक संपत्ति में प्रवेश किया। पूर्वज, हमने अभी अभी जांच पूरी की है। यह महिला जियाहो जुवान के माध्यम से हमारे कबीले के पीछे के पहाड़ में प्रवेश कर गई। इस समय जियाहो परिवार के मुखिया ने अपने पूर्वज को संबोधित किया। जियाहो जुवान, इतनी गंभीर गलती के लिए मौत भी उसे उसके अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। उसे ब्लैकवाटर पूल में फेंक दो और उसे एक हीन लाश में बदल दो। जियाहो वो बीच में ही रुक गया, फिर उदासीनता से बोला। हाँ, परिवार के मुखिया ने जवाब में सिर हिलाया। जियाहो जुवान परिवार का एक कुलीन सदस्य हो सकता है, लेकिन इतनी गंभीर गलती के लिए स्वाभाविक रूप से उसे माफ नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा शियाहो परिवार के वंशजों की लाशें मृत्यु के बाद इन लाशों में परिवर्तित हो गईं, जो परिवार की नींव में परिवर्तित हो गईं। उसने जियाहो वुवो की ओर देखा और पूछना जारी रखा, पूर्वज, क्या आप उस महिला को पकड़ने और मारने में सक्षम थे? उस लड़की को किंग्युन संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने बचाया था, लेकिन वह मेरे स्वर्गीय यिन शव विष से पीड़ित थी और विष तुरंत उसके हृदय तक पहुंच गया। वह अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। शियाहो वुवो ने परिवार के भव्य हॉल में बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा। किंग्युन संप्रदाय द्वारा बचाया गया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसमें किसी भी प्रकार की गर्मजोशी या भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। और तब शियाहो एस्टेट की गहराई से एक कांस्य ताबूत फूट पड़ा और भव्य हॉल के बीच में आ गिरा। ताबूत के अंदर एक कठोर चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था, जिसकी ठोड़ी के नीचे दाढ़ी नहीं थी। उसकी त्वचा राख जैसी थी और आंखें गहरी लाल थीं। पूर्वज, पूर्वज। ताबूत में बैठे व्यक्ति को देखकर शियाहो वुवो और परिवार के मुखिया दोनों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। पूर्वज को उत्तर देते हुए, मैं उस लड़की को मारने ही वाला था कि तभी किंग्युन संप्रदाय का आध्यात्मिक पोत आ गया और उसे बचा लिया। हालांकि उसके हृदय पर पहले ही शव के जहर का असर हो चुका है और वह निश्चित रूप से लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। शियाहो वुवो ने बताया। हमारे जियाहो परिवार में इस लड़की की उपस्थिति से पता चलता है कि किंग्युन संप्रदाय को लंबे समय से हमारे परिवार पर दानवपद से निपटने का संदेह था। अब जबकि उसे हमारे ब्लैकवाटर पूल क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ा है, हमारा जियाहो परिवार इस मामले से अलग नहीं हो सकता, चाहे वह मर जाए या नहीं। शियाहो जी ने डरावनी और अजीब आवाज में कहा। बोलने के बाद वह परिवार के मुखिया की ओर मुड़ा और आदेश दिया, वुजू, अब कुछ प्रत्यक्ष वंशजों को जियांग देश से बाहर यू देश और जिन राज्य में सावधानी पूर्वक भेज दो। हाँ, पूर्वज। परिवार के मुखिया ने तुरंत उत्तर दिया। पूर्वज, क्या ये सचमुच आवश्यक है? संप्रदाय गुरु और 5 विश्वपंथ नेता जल्द ही ली डुआनेक्सुआन को चुनौती देंगे। जब तक ली डुआनेक्सुआन को हराया जाता है, एक बार जब जिन साम्राज्य की सेना जियांग देश पर आक्रमण करती है, तो हमारे आंतरिक समर्थन और उनके बाहरी हमले के साथ हमारा जियाहो परिवार महान चीजें हासिल कर सकता है। उस समय संप्रदाय गुरु आपको आगे की साधना तकनीकें और अमृत बनाने की विधि भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको और भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पूर्वज, जियाहो वुवो ने बात की। इसके बाद की खेती तकनीकें एक और कदम आगे। शियाहो जी के राख जैसे और विचित्र चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्यात्मकता थी जिसे देखना भयावह था। उनके वंशजों को स्वर्गीय शव संप्रदाय की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी नहीं थी। वह स्वर्गीय शव संप्रदाय से बाहर आ गए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके अपने संप्रदाय के भीतर क्या हो रहा था। उन्होंने ठंडे और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, ली डुआनेक्सुआन ने 500 वर्षों तक जियांग देश पर प्रभुत्व बनाए रखा है।
और नवजात आत्मा सच्चे भगवान तक पहुंचने के बाद उन्होंने चौथे दर्जे के दानव राजा को मार डाला। अब उसकी शक्ति अथाह है। स्वर्गीय शव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और 5 विश्वपंथ नेता के लिए इस घातक तारे को पीछे हटाना आसान नहीं होगा। भले ही स्वर्गीय शव संप्रदाय के गुरु और 5 विश्वपंथ के नेता ली डुआन एक्सुआन को पीछे धकेल सके, लेकिन जिन साम्राज्य के आक्रमण में कई साल या दशकों का समय लगेगा। यदि किंगयुन संप्रदाय की सेना उससे पहले हम पर दबाव डालती है तो हमारा जियाहो परिवार उस दिन तक कैसे टिक पाएगा। जियाहो जी की आवाज बोलते समय डरावनी थी। पूर्वज, जब यह ऐसा है तो हम ब्लैकवाटर पूल को पूरी तरह से त्याग क्यों नहीं देते? जियाहो वुवो ने गंभीर भाव से अपने पूर्वज से कहा। ब्लैकवाटर पूल को त्याग दें। शियाहो जी का राख जैसा चेहरा धातु की तरह कठोर था, उसके नथुनों और मुंह से छोटे सांपों की तरह काली बुरी क्यूई बह रही थी। एक बार जब हम ब्लैकवाटर पूल को छोड़ देंगे तो हमारा जियाहो परिवार कहाँ जाएगा? एक बार यह पुष्टि हो गई कि हमने दानव पथ के साथ सांठगांठ कर ली है तो जियांग देश छोड़ना एक जंगली और मूर्खतापूर्ण सपना होगा। उस समय तक जिन साम्राज्य में स्वर्गीय शव संप्रदाय भी हमें गद्दार के रूप में देखेगा, जिससे हमारे जियाहो परिवार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसके अलावा मैंने खुद को द डार्क डायमंड कॉर्प्स में बदल लिया है और अब मेरी जीवन शक्ति और मन ब्लैकवाटर पूल की नसों से जुड़ गए हैं, जिससे मेरे लिए इस जगह को छोड़ना असंभव हो गया है। शियाहो जी की आवाज बर्फीली थी, उसके चारों ओर बुरी क्यूई उमड़ रही थी। उसने शियाहो वुवो के परेशान चेहरे को देखा और स्थिर स्वर में कहा, चिंता मत करो, किंगयुन संप्रदाय के लिए ब्लैकवाटर पूल में हमारे शियाहो परिवार को नष्ट करना आसान नहीं होगा। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक हम स्वर्गीय शव संप्रदाय और 5 विश्वपंथ ली डुआन एक्सुआन को पीछे नहीं हटा देते, तब तक हमारे शियाहो परिवार के सामने आने वाले संकट भी हल हो जाएंगे। अब जब किंगयुन संप्रदाय को स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ हमारे संबंधों का पता चल गया है तो अब और छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार के महान गठन को 10,000 शवों वाले रहस्यमय यिन गठन में परिवर्तित करें। जियाहो जी ने जारी रखा। हाँ पूर्वज, दोनों ने जवाब में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उनके पूर्वज एहतियात के तौर पर सीधे रक्त को जियांग देश से बाहर भेज रहे थे। और अब जब बात इस बिंदु पर आ गई थी तो जियाहो परिवार के पास कोई और विकल्प नहीं था। आध्यात्मिक वेसल की तीसरी मंजिल पर एक शानदार अतिथि कक्ष में सच्चे अमर परी किंग यी के भीतर का जहर बेहद जबरदस्त है। इसने पहले ही उसके हृदय की नारियों पर आक्रमण कर दिया है। मैं मदद करने में असमर्थ हूँ। हरे वस्त्र पहने एक महिला ने बिस्तर पर चू किंगई की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद रिपोर्ट दी। आपने कड़ी मेहनत की है। चियुन ट्रू इमोर्टल के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। वह ये भी जानती थी कि चुकिंगी के शरीर में जहर बहुत कठोर था और उसे संभालना मुश्किल था। अन्यथा एक मिथ्या कोर अमर के रूप में उसे आध्यात्मिक पोत पर मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरों से चुकिंगी को बचाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐसी स्थिति थी जिसका कोई अन्य समाधान नहीं था। चुकिंगी को देख अस्तव्यस्त और कमजोर सांसों के साथ वहां लेटा हुआ। अध्याय 242। ऐसा लगता है कि ये श्रीमान हान एक सच्चे सज्जन हैं। 2 वह शव के विष को दबाने, हृदय की मेरिडियन की रक्षा करने तथा भौतिक शरीर का पोषण करने के लिए अपनी मनःशक्ति का उपयोग करती रही। लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि लाश का जहर न केवल पूरे शरीर, डेंटियन और क्यू इस सागर में फैल रहा था, बल्कि चुकिंगी की जीवन शक्ति को भी लगातार कमजोर कर रहा था। उन्हें डर था कि कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। भले ही आध्यात्मिक जहाज तेजी से यात्रा करता, लेकिन समय पर उपचार के लिए किंगयुन संप्रदाय में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही ताओवादियों, यदि आप में से किसी के पास आत्मा की गोलियां या कीमती दवाइयां हैं जो जहर को बाहर निकाल सकती हैं या उसका समाधान कर सकती हैं, या कोई खजाना है, तो आप सभी इसे आजमाने के लिए स्वागत हैं। प्रभाव चाहे जो भी हो, ये सच्चा अमर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, और यदि आप मेरे शिष्य भतीजे के शरीर में जहर को दबा सकते हैं या उसे शुद्ध कर सकते हैं और किंगयुन संप्रदाय में एक स्थिर वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हमारा संप्रदाय निश्चित रूप से आभारी होगा और आपका एहसानमंद होगा। चियुन ट्रू इमोर्टल ने गहरी सांस ली और आध्यात्मिक जहाज पर लोगों को संबोधित करना जारी रखा। चू किंगी न केवल किंगयुन संप्रदाय के उत्तराधिकारी थे, लेकिन किंगयुन ट्रू इमोर्टल का एक शिष्य भी। अब जबकि वह किंगयुन संप्रदाय के एक मिशन के कारण जीवन संकटग्रस्त स्थिति में थी, तो स्वाभाविक रूप से वह आसानी से हार नहीं मानेगी। आध्यात्मिक जहाज पर परी किंग ही की हालत के बारे में सभी जानते थे। चियुन ट्रू इमोर्टल के शब्दों को सुनकर वे खुद को रोक नहीं सके और अपनी अमृत औषधियों को आजमाने के लिए प्रेरित हुए।
आखिरकार किंगयुन संप्रदाय की काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी। यदि वे चू किंगी को बचा सके और किंगयुन संप्रदाय से अनुग्रह प्राप्त कर सके तो ये भविष्य में जियांग देश में उनके कई प्रयासों के लिए फायदेमंद होगा। ऐसा लगता है कि परी किंगी की मुख्य समस्या उसके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों में है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी 7 चमकदार तलवार क्यूई इस जहर को खत्म कर सकती है। चियुन ट्रू इमोर्टल के शब्दों को सुनकर अर्जुन कलियरा ने चुपचाप सोचा। चियुन सच्चा अमर हताशा से प्रेरित होकर आशा की किसी भी किरण को पकड़ने के लिए तैयार था। इससे उन्हें भी इसे आजमाने का विचार आया। आखिरकार उनकी 7 चमकदार तलवार क्यूई न केवल अमृत विषाक्तता को परिष्कृत कर सकती है बल्कि झूठे कोर अमरों से नाराज आत्माओं को भी तितर बितर कर सकती है। इसका इस प्रकार के जहरों पर कुछ प्रभाव हो सकता है। शायद मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। इस पर विचार करने के बाद अर्जुन कलियरा ने प्रयास करने का निर्णय लिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चू किंगी को बचाने का मतलब होगा कि किंगयुन संप्रदाय उस पर एहसान करता है। ये परी किंगी उसके बच्चे की मां की बड़ी बहन भी थी और वह मदद करने को तैयार थी। आखिरकार वह तो जहर को बाहर निकालने के लिए 7 चमकदार तलवार क्यूई का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह किसी को बचाने के लिए यिन यांग निर्वाण तकनीक या जीवन हस्तांतरण तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। वैसे अगर मैं यिन यांग निर्वाण तकनीक और जीवन हस्तांतरण तकनीक का उपयोग करूं तो क्या यह मुझे एक दिव्य चिकित्सक नहीं बना देगा? अर्जुन कलियरा को अचानक याद आया कि कैसे उसने एक बार लू मियाओगे को इन 2 गुप्त तकनीकों से बचाया था जो मौत के कगार पर थी और मुश्किल से जीवन से जूझ रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, अतिथि कक्ष से बाहर निकला और डेक की ओर चला गया। साथ ही जो मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता हूं उससे जहर निकालने में कुछ मदद मिलती है। मैं परी किंगी की मदद करने के लिए इसे आजमाने को तैयार हूं। अर्जुन कलियरा ने किंगयुन संप्रदाय के एक शिष्य से कहा। अच्छा साथी हान, कृपया मेरे साथ आओ। इस किंगयुन संप्रदाय के शिष्य ने तुरंत अर्जुन कलियरा को तीसरी मंजिल पर आमंत्रित किया। फिर वह एक दरवाजे पर गया और खटखटाया। प्रवेश करना। अंदर से एक बुरी आवाज आई। बड़े साहब, ये हान ली है। वह दावा करता है कि वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता है उससे जहर को बाहर निकालने में कुछ हद तक मदद मिलती है। किंगयुन संप्रदाय के शिष्य बोले, मैं हान ली हूं और मुझे चियुन ट्रू इमोर्टल से मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ है। अर्जुन कलियरा ने मुट्ठी बांधकर सलामी देकर सच्चे अमर चियुन का स्वागत किया। चून की ऐसी बात है, मैं तुम्हें परेशान करूंगा युवा मित्र हान। चियुन ट्रू इमोर्टल ने अर्जुन कलियरा की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन कलियरा चू किंगी की स्थिति को सुलझा सकता है। वह अब भी किसी भी निराशाजनक स्थिति में कुछ भी करने को तैयार थी। हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अर्जुन कलियरा ने सिर हिलाया, बिस्तर के पास गया और चू किंगी को देखा। परी किंगी के घावों का पहले ही इलाज हो चुका था, लेकिन उसके सुंदर चेहरे और गोरी त्वचा पर भूरे हरे रंग का रंग दिखाई दे रहा था जो दर्शाता था कि उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ फैल गए थे जिसके कारण वह कमजोर और दुर्बल हो गई थी। सच्चे अमर, मुझे परी किंगी पर अपनी साधना तकनीक का उपयोग करने के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता है ताकि जहर को बाहर निकाला जा सके। अर्जुन कलियरा ने चू किंगी की कलाई पकड़ने की तैयारी की ताकि जहर को बाहर निकालने के लिए 7 चमकदार तलवार क्यूई का उपयोग करने की कोशिश शुरू कर सके। लेकिन उन्होंने इस नियम पर विचार किया कि पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को सहजता से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा साधकों के लिए शारीरिक संपर्क उन्हें अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के शरीर की पूरी स्थिति को समझने की अनुमति देता है। इसलिए साधना जगत में किसी अन्य के शरीर को छूने के लिए मन या दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चियुन ट्रू इमोर्टल ने कहा। किसी गंभीर स्थिति में उसे इतनी चिंता नहीं थी। ठीक है। अर्जुन कलियरा ने सिर हिलाया, चू क्विंगई की कलाई पकड़ ली। उसके भीतर मन उमड़ पड़ा और 7 चमकदार तलवार क्यूई उसके शरीर से निकली, धीरे धीरे उसके हाथ की हथेली के माध्यम से चू किंगी के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसी शुद्ध और तेज तलवार क्यूई। चियुन ट्रू इमोर्टल ने 7 चमकदार तलवार क्यूई के तारों को देखा और उसकी आंखों ने अचानक अर्जुन कलियरा को एक नई रोशनी में देखा। ससस। 7 चमकदार तलवार क्यू के संपर्क में आने पर चू किंगी की नाजुक भुजाओं पर भूरा हरा रंग गर्म फ्राइंग पैन की तरह तड़कने लगा और रंग का फीका पड़ना इतनी तेजी से हुआ कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। यंग। बिस्तर पर लेटे हुए चू किंगई का माथा पसीने से तर हो गया और उसने हल्की सी कराह निकाली।
उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ये दृश्य देखकर चियुन ट्रू इमोर्टल के चेहरे पर तुरंत खुशी के भाव दिखाई दिए। उसका अपना झूठा कोर मन केवल चुकिंगी के शरीर में लाश के जहर को दबा सकता था और धीरे धीरे उसे बाहर निकाल सकता था। लेकिन अब अर्जुन कलियरा की तलवार क्यूई जहर को जल्दी से फैलाने में सक्षम थी, जो आश्चर्यजनक था। क्या ये सचमुच प्रभावी है? अर्जुन कलियरा ने यह दृश्य देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वो तो बस इसे आजमाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जहर से इतनी आसानी से निपटा जा सकेगा। जिससे 7 प्रकाशवान तलवार क्यूई की प्रभावशीलता में उनका विश्वास बढ़ गया। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि चुकिंगी का पूरा शरीर लाश के जहर से भर गया था। सबसे गंभीर बात यह थी कि जहर उसके हृदय की मेरिडियन और डेंटियन तक पहुंच गया था। ये क्षेत्र अत्यंत नाजुक थे। यदि वह जहर को बाहर निकालने के लिए 7 चमकदार तलवार क्यूई का उपयोग करता तो ये काफी मुश्किल हो सकता था और कोई भी लापरवाही चुकिंगी को घायल कर सकती थी। सच्चे अमर चियुन, यद्यपि मेरा मन लाश के जहर को खत्म कर सकता है। एक बार जब जहर हृदय की मेरिडियन और डेंटियन में प्रवेश कर गया, अगर मैं जहर को बाहर निकालना जारी रखता हूं, तो मुझे डर है कि यह परिकिंगी के हृदय की मेरिडियन और डेंटियन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अग्रबाहु में जहर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद अर्जुन कलियरा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, मैं उसके हृदय की मेरिडियंस की रक्षा कर सकता हूं। बस आगे बढ़ो और जहर बाहर निकाल दो। ये सुनकर सच्चे अमर चियुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यद्यपि वह जहर को बाहर नहीं निकाल सकती थी, लेकिन वह अस्थायी रूप से इसे दबा सकती थी और चुकिंगी के महत्वपूर्ण संकेतों की रक्षा कर सकती थी। हाँ, अर्जुन कलियरा ने उसकी बात पर सिर हिलाया। स्रोत novgo.co। फिर उसने चुकिंगी की छाती पर हाथ रखकर वहां से जहर निकालने की तैयारी की। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ जम गया और उसने सच्चे अमर चियुन की ओर देखा। कोई बात नहीं, एक मरहम लगाने वाले का दिल माता पिता जैसा होता है। हाँ मेरे दोस्त, तुम बिना किसी चिंता के जहर बाहर निकाल दो। सच्चे अमर चियुन ने निहितार्थ को समझते हुए गंभीरता से कहा। हाँ। तभी अर्जुन कलियरा ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और 7 चमकदार तलवार क्यूई के साथ जहर निकालना जारी रखा। भले ही वह उसकी पोशाक से अलग था, अर्जुन कलियरा महसूस कर सकता था कि महिला की त्वचा गाढ़े दूध की तरह नर्म और नाजुक थी, जिसमें हल्की सुगंध थी। फिर भी वो व्यक्ति जो सैकड़ों लड़ाइयों में भाग ले चुका था, उसने हजारों स्क्रॉल पढ़े। यद्यपि परिकिंगी आकर्षक थी, लेकिन वह उसके मन में कोई भी जंगली विचार जगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि यह हान वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है। सच्ची अमर चियुन ने अर्जुन कलियरा को चुकिंगी से जहर निकालते हुए देखा और प्रशंसा में खुद को थोड़ा सा हिलाया। वह अपनी भतीजी के आकर्षण को अच्छी तरह जानती थी। किंगियन संप्रदाय में अनगिनत शिष्य थे जो उसकी पूजा करते थे और उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। फिर भी इस हान ने चुकिंगी का इतने अंतरंग उपचार में सामना करते हुए थोड़ी सी भी अश्लील अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। 7 प्रकाशवान तलवार क्यू के धागे अर्जुन कलियरा की हथेली में घुस गए, चुकिंगी के हृदय शिरोबिंदु के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर गए और शव के जहर को तितर बितर कर दिया। लेकिन ये जहर पहले वाले से अलग था। जैसे कोई भयंकर रोग हड्डियों से चिपक गया हो, पूरे शरीर में फैल गया हो, उन्हें नष्ट कर रहा हो। यहां तक कि 7 प्रकाशवान तलवार क्यूई को भी आसानी से मिटाना मुश्किल था। ओह! थोड़ी देर बाद अर्जुन कलियरा ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। गहन मूल मनका के साथ उनके मन की खपत स्वाभाविक रूप से इतनी महान नहीं थी, लेकिन चूंकि वहां एक मिथ्या कोर अमर मौजूद था, इसलिए वह अपनी शक्ति का अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, जिससे लाश का जहर आसानी से बाहर निकल जाता। सच्चे अमर, मेरा मन भी इस शव के जहर को पूरी तरह से खत्म करने में असमर्थ है। मैं केवल सतह के जहर को हटा सकता हूं। अर्जुन कलियरा ने सच्चे अमर चियुन से कहा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। ये शव विष संभवतः कई घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गया तथा हड्डियों से चिपकी हुई बीमारी की तरह यहाँ एकत्रित हो गया तथा फिर फैलकर परेशानी का कारण बन गया। यहाँ तक कि वह भी इसे 1 या 2 क्षण में हल नहीं कर सका। ये पहले से ही पर्याप्त है कि आप ऐसा कर सके। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त हान। मेरे पास एक अमृत औषधि है जिसे लेकर आप अपना मन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे अमर चियुन ने सिर हिलाकर कोमल स्वर में अमृत की पेशकश की। उसे शव के जहर को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं थी। जब तक चू किंगई की जीवन शक्ति बची रहेगी और वह किंगियन संप्रदाय में वापस लौटने तक जीवित रहेगी, तब तक ये पर्याप्त होगा।
किंगयुन संप्रदाय में तृतीय श्रेणी के चिकित्सक, फार्मासिस्ट और आत्मा की गोलियां थीं जो स्वाभाविक रूप से चू किंगई को पुनर्जीवित करने में आश्वस्त थे। धन्यवाद सच्चे अमर। अर्जुन कलियरा ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि यह अमृत औषधि द्वितीय स्तर की शीर्ष ऊर्जा पुनर्स्थापना करने वाली अमृत औषधि है। उसने तुरंत इसे पी लिया और जल्दी ही अपना मन पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने चू किंगी से जहर निकालना जारी रखा। वूफ। इस समय चू किंगी बिस्तर पर कराह उठी, उसका पीला और कमजोर चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि मुंह से काला खून निकल आया। क्या मैं अभी भी जीवित हूं? चू किंगी की लंबी घनी पलकें हल्के से कांपने लगी और उसने धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोली। उसे लगा कि बेहोश होने के बाद वह अंधकार की अंतहीन खाई में गिर गई है। उस दौरान वह महसूस कर सकती थी कि बल की लहरें उसे रसातल से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सब व्यर्थ। उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। अंततः उसके शरीर के भीतर गतिशील, शक्तिशाली और प्रभावशाली तलवार क्यूई ने रसातल के अंधेरे को चीर दिया और धीरे धीरे उसकी चेतना को जगा दिया। परी किंगी, तुम जाग गई हो। सच्चे अमर च्यून ने चू किंगी को जागते हुए देखा और तुरंत एक प्रसन्न अभिव्यक्ति दिखाए। ओह! ये देखकर अर्जुन कलियरा ने भी हल्की सी आह भरते हुए अपना हाथ उसकी छाती से हटा लिया। उसी समय चू किंगी को अपनी छाती पर हाथ रखे एक आदमी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसके पीले चेहरे पर तुरंत ही लालिमा छा गई। परी किंगी, इस हान के पास जहर को बाहर निकालने के लिए प्रभावी मन है, इसलिए उसने ऐसी कार्रवाई की। सच्चे अमर च्यून ने स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। वह जानती थी कि उसकी भतीजी पवित्र और स्वाभिमानी है तथा आमतौर पर पुरुषों से दूर रहती है। अब उसने स्वयं को एक पुरुष के बेहद करीब पाया जो स्वाभाविक रूप से उसके लिए असहज करने वाला हो सकता था। धन्यवाद दाओवादी हान। चू किंगी ने थोड़ा सिर हिलाया। वह कोई अनुचित व्यक्ति नहीं थी। वह जानती थी कि ऐसा अंतरंग संपर्क उसके उपचार का हिस्सा था। यदि वह न होता तो शायद वह अधिक समय तक जीवित न रह पाती। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, काले रक्त का एक और कौर फूट पड़ा। दाओवादी हान। सच्चे अमर च्यून ने अर्जुन कलियरा की ओर देखा और उसे जहर निकालना जारी रखने का संकेत दिया। फेरी किंगी, मुझे क्षमा करें। अर्जुन कलियरा ने अपनी हथेली उठाए और चू किंगी से बात की। चू किंगी ने मच्छर की तरह धीमी आवाज में ममम कहा और आंखें बंद करके चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसकी लंबी घनी पलकें दो छोटे पंखों की तरह लगातार हिल रही थीं। स्पष्टतः वह अत्यंत तनावग्रस्त थी। अगले ही पल उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि किसी का गर्म हाथ उसकी छाती पर पड़ा है, जिससे उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसके पैर सफेद जेड बूटों के अंदर कसकर मुड़े हुए थे और सभी 10 नाजुक पैर की उंगलियां एक साथ बंधी हुई थीं। तब तीक्ष्ण और प्रभावशाली तलवार क्यूई के रेशमी रेशे उसके शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसके हृदय की शिरोबिंदुओं के चारों ओर शव का विष बिखर गया। चू किंगी का शरीर अति सुंदर था। वह बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी। उसका पीला चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसका पतला शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी संकीर्ण फीनिक्स आंखें कसकर बंद हो गईं। उसकी मोटी लंबी पलकें और कसकर भींचे हुए होंठ हल्के से और लगातार कांप रहे थे। वह पहले भी बेहोश होकर कोमा में जा चुकी थी। जब अर्जुन कलियरा ने 7 चमकदार तलवार क्यूई का उपयोग करके उसके शरीर से जहर बाहर निकाला तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अब जब वह जाग गई है तो वह पूरी तरह से होश में है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि एक गर्म बड़ा हाथ उसकी छाती पर दबाव डाल रहा है, जिससे उसे अजीब और असहज महसूस हो रहा था। लेकिन साथ ही इस हथेली से धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली प्रबल तलवार क्यूई ने उसे अवर्णनीय आराम दिया। स्रोत नोवगो.co। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फीली बर्फ में थी और हल्की गर्म हवा उसके ऊपर बह रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म धूप में नहा रही हो। जैसे ही तलवार क्यूई उसके शरीर से होकर गुजरी, अमृत की विषाक्तता को दूर करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म पानी के झरने में भीग रही हो। उसका पूरा शरीर गर्म और आरामदायक, अत्यंत आरामदायक था। यहां तक कि उसकी मनस्थिति भी इस तलवार द्वारा सूक्ष्मता से खींची जा रही थी। क्या हो रहा है? चू किंगी की आंखें कसकर बंद रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे की तलवार क्यों उसके प्रति ऐसा अजीब आकर्षण क्यों था? क्या ये तलवार की वजह से है? चू किंगी ने मन ही मन बड़बड़ाया। जब से वह याद कर सकती है, वह किंगयुन संप्रदाय के साथ थी जिसे युन वानशांग ने अपनाया था। वह हमेशा से ही एकाकी, बातूनी और ज्यादातर चीजों में रुचि न लेने वाली रही थी।
हालांकि एक दिन युन वानशांग की तलवार देखने के बाद वह उत्सुक हो गई और उसे एक अकथनीय निकटता का एहसास हुआ। युन वानशांग ने उसे बताया कि उसके पास एक तलवार दिल है। साधना करने के बाद वह तलवार साधक बन गई। वास्तव में ये पता चला कि वह तलवार दांव में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। तलवार हृदय स्पष्टता के साथ उसका हृदय तलवार के प्रति समर्पित हो गया। उन्होंने न केवल किंगयुन संप्रदाय की आधारशिला साधना तकनीकों में से एक किंगयुन तलवार तकनीक में महारत हासिल की, बल्कि तलवार के मार्ग पर दूसरों से आगे भी बढ़ गईं। इस समय उसने हल्के से महसूस किया कि यह कथनीय आकर्षण उसके सामने खड़े आदमी की तलवार क्यूई से आ रहा था। यह तलवार क्यू ठीक उसी तरह जैसे जब उसने अपने स्वामी युन वानशांग की तलवार देखी थी। उसके लिए एक अजीब आकर्षण था जिससे उसे एक आत्मीयता का एहसास हुआ। इससे वह उसके साथ तलवार दांव पर चर्चा और विचारों का आदान प्रदान करना चाहती थी। वाह! उस समय अर्जुन कलियरा को लगा कि उसने चू किंगी के हृदय की नसों से जहर लगभग निकाल दिया है और उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपना हाथ उसकी नर्म और चिकनी छाती से हटा लिया। जिस क्षण उसका हाथ हटा, चू किंगी, जो चुपचाप तलवार क्यूई के रहस्यों का अनुभव कर रही थी, एक हल्की कराह के बिना नहीं रह सकी। अधिकांश विष बाहर निकल जाने के बाद उसके कोमल और कमजोर शरीर में दर्द और सूजन की लहर महसूस हुई। उसके जेड बूटों के भीतर तनावग्रस्त पैर धीरे धीरे शिथिल हो गए और उसकी ठंडी आवाज में एक चुलबुला आकर्षण झलक रहा था। इस कराह से चू किंगी के पीले गाल तुरंत लाल हो गए, उसकी खूबसूरत आंखें नीचे झुक गईं। अर्जुन कलियरा को देखने में कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। अर्जुन कलियरा ने उसकी मोहक कराह पर ध्यान नहीं दिया। उसने गंभीर भाव से चियुन सच्चे अमर से कहा, सच्चे अमर, मैंने परी किंगी के हृदय की नसों से जहर निकालने की पूरी कोशिश की है। जहां तक बचे हुए जहर की बात है, उसे पूरी तरह से मिटाने की मेरी क्षमता नहीं है। वह सच कह रहा था। गहरे बैठे अवशिष्ट विष को निकालने के लिए उसे 7 प्रकाशमान हृदय लैंप का उपयोग करना होगा। केवल हृदय दीप की लौ से विष को लगातार जलाकर ही वह धीरे धीरे उसे परिष्कृत कर सकता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि उन्हें इतनी दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं थी और वह ज्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहता था। तुमने कड़ी मेहनत की है, युवा मित्र हान, चियुन ट्रू इमोर्टल ने कहा। कृपया अब आराम करें और स्वस्थ हो जाएं, फिर मेरी शिष्या भतीजी किंगी के दानतियान विष का उपचार जारी रखें। इसके बाद हमारा किंगयुन संप्रदाय आपको जरूर अच्छा इनाम देगा, क्योंकि आप पर इसका एहसान है, उसने आगे कहा। चियुन ट्रू इमोर्टल चू किंगी की हृदय शिराओं और महत्वपूर्ण संकेतों पर लगातार नजर रख रहा था। वह जानती थी कि चू किंगी के हृदय की नसों का जहर लगभग ठीक हो चुका था। ये तब तक चलने के लिए पर्याप्त था जब तक वे किंगयुन संप्रदाय तक नहीं पहुंच गए। हालांकि जहर ने न केवल उसके हृदय की नसों पर बल्कि उसके क्यूई महासागर कोर पर भी आक्रमण कर दिया था। यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इससे उसके दाव फाउंडेशन को नुकसान पहुंच सकता है। एक बार जब दाव फाउंडेशन पर हमला हो गया तो कोर फॉर्मेशन भी प्रभावित हो सकता है, जो बहुत गंभीर होगा। बोलते हुए उसने अमृत औषधियों की एक बोतल निकाली और अर्जुन कलियरा को दे दी ताकि वह अपना मन पुनः प्राप्त कर सके। हाँ, जब मैं अपना मन पुनः प्राप्त कर लूंगा, अर्जुन कलियरा ने अमृत स्वीकार करते हुए उत्तर दिया और थोड़ा झुका। बहुत धन्यवाद दोस्त हान। चू किंगी ने भी अपनी भावनाओं को शांत किया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने चुपचाप अर्जुन कलियरा को धन्यवाद दिया। परी किंगी को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि होता है, मैं परी शीयू के साथ अच्छा दोस्त हूँ और यह परी शीयू का धन्यवाद है कि मैं आपके संप्रदाय के आध्यात्मिक पोत पर चढ़ने में सक्षम था, अर्जुन कलियरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जियो शिवे द्वारा दिए गए टिकट का उपयोग करके आध्यात्मिक पोत पर चढ़ गया था। किंगयुन संप्रदाय के पास इस जानकारी का रिकॉर्ड था। यदि किंगयुन संप्रदाय उसकी जानकारी की जांच करता तो उन्हें पता चलता कि वह जियो शियायू से परिचित था। इसलिए उन्होंने खुले तौर पर जियो शियायू के साथ अपने परिचय का खुलासा किया। ये किंगयुन संप्रदाय के साथ निकटता दिखाने का भी एक तरीका था। दोस्त हान वास्तव में मेरी छोटी बहन का अच्छा दोस्त है, चू किंगी ने ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य से कहा। यद्यपि वह अक्सर संप्रदाय से दूर मिशन पर रहती थी और अपनी छोटी बहन शियाओशियू के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती थी, वह जानती थी कि उसकी छोटी बहन सर्वोच्च विस्मृति प्रेम तकनीक की साधना के कारण 9 स्वर्गों के उज्ज्वल चंद्रमा की तरह थी, जो भावनाओं और बाहरी विकर्षणों से अप्रभावित थी। खेती के अलावा उसने किसी और चीज में कोई रुचि नहीं दिखाई। दूसरों के साथ मेलजोल की तो बात ही छोड़ दीजिए। अप्रत्याशित रूप से उससे पहले का ये दोस्त हान उसकी अपनी छोटी बहन का अच्छा दोस्त बन गया था।
लेकिन अर्जुन कलियरा द्वारा जहर निकालने के लिए इस्तेमाल की गई 7 चमकदार तलवार क्यूई के बारे में सोचकर उसने अपने दिल में कुछ राहत महसूस की। उसने सोचा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति का उसकी छोटी बहन से मित्रता करना स्वाभाविक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मित्र हान जियो के साथ अच्छे दोस्त बनेंगे, चियुन ट्रू इमोर्टल ने थोड़े आश्चर्य के साथ टिप्पणी की। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन कलियरा के उल्लेख के साथ अब जब उनके बीच यह संबंध था तो वह अर्जुन कलियरा को और अधिक मित्रता के साथ देखती थी। अर्जुन कलियरा ने कहा, प्रशिक्षण के दौरान मेरी मुलाकात शियू परी से हुई, इसलिए मुझे उन्हें जानने का सौभाग्य मिला। अर्जुन कलियरा ने विनम्रता से कहा। यह सुनकर दोनों ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। जो कोई भी इस आध्यात्मिक जहाज पर चढ़ने में सक्षम था उसका आमतौर पर किंग्योन संप्रदाय के साथ कोई न कोई संबंध था। या तो वे किंग्योन संप्रदाय के साथ सहयोग में सेनाएं थीं, या फिर वे उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेनाएं थीं, या फिर उनके किंग्योन संप्रदाय के शिष्यों के साथ संबंध थे। अर्जुन कलियरा ने अमृत औषधि निगल ली और अपना मन पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठ गए। ये स्पिरिट पिल द्वितीय श्रेणी का शीर्ष स्तरीय अमृत था। लगभग आधे घंटे में अर्जुन कलियरा का मन लगभग ठीक हो गया था। स्रोत novgo.co किंगी परी। उसने बिस्तर पर लेटी चू किंगई की ओर देखते हुए कहा, जिसकी पतली पतली कमर और सीधी लंबी टांगे थी। उसके शरीर के वक्र उत्कृष्ट थे, जिसमें वीरतापूर्ण अनुग्रह की झलक थी। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद हान। चू किंगी की पलकें हल्की सी फड़की जब उसने धीरे से कहा, फिर उसने अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं। अर्जुन कलियरा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके मुलायम और सपाट निचले पेट पर रख दिया। ऐसा करने से 7 प्रकाशवान तलवार क्यूई को उसके डेंटियन में बेहतर ढंग से प्रवेश करने की अनुमति मिली, जिससे अंदर का जहर खत्म हो गया। ममटिल्डा। जैसे ही 7 चमकदार तलवार क्यूई उसके दानतियन में घुसी, चू किंगी का शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह एक हल्की कराह के बिना नहीं रह सकी। यदि पहले 7 प्रकाशवान तलवार क्यूई ने उसके शरीर के माध्यम से यात्रा की, उसके महत्वपूर्ण चैनलों में लाश के जहर को दूर किया और उसे गर्म झरने में भीगने की गर्म और आरामदायक भावना दी। पब फ्यूचर एड्स। इस बार जैसे ही तलवार क्यूई ने उसके डेंटियन में प्रवेश किया, ये रहस्यमय तरीके से उसके अपने मन और दाव फाउंडेशन के साथ प्रतिध्वनित हुआ। अंदर ही अंदर उसने अर्जुन कलियरा के साथ एक अकथनीय निकटता महसूस की, जो उस समय उसके सामने था। थोड़ा आराम करो। अर्जुन कलियरा ने अपने सामने चू किंगी को देखा। उसके चेहरे पर भी थोड़ी उलझन दिख रही थी। चू किंगी को स्पष्ट रूप से शव के जहर से जहर दिया गया था। उसका चेहरा क्यों लाल हो गया था और वह अनैच्छिक रूप से हल्की कराहें क्यों निकाल रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि शव के विष में किसी मोहक विष के तत्व भी शामिल हो? यह अच्छी बात है कि वह मुझसे मिली। लो, किसी और के साथ जहर को बाहर निकालने के लिए शांत मन बनाए रखना मुश्किल होगा। अर्जुन कलियरा ने मन ही मन सोचा। हालांकि अपने विशाल अनुभव के बावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने चू किंगी आकर्षक थी। उनकी उत्कृष्ट सुंदरता और सुंदर आकृति अनगिनत अन्य महिलाओं से बढ़कर थी। अब भी राख जैसी और कमजोर चेहरे पर रंगत न होने के बावजूद उनमें अभी भी महिला साधकों में दुर्लभ और ताजगी देने वाली वीर भावना विद्यमान थी। इसके अलावा यह महिला किंग्योन संप्रदाय की एक सच्ची शिष्या थी, जो असाधारण प्रतिभा से संपन्न थी। यदि वह उससे विवाह कर सके और उसके बच्चे हों, तो निश्चित रूप से बच्चों को उत्कृष्ट प्रतिभाएं विरासत में मिलेंगी। अर्जुन कलियरा का हाथ परी के चिकने और सपाट निचले पेट पर टिका हुआ था और 7 चमकदार तलवार क्यूई की किस्में धीरे धीरे चू किंगी के क्यूई महासागर कोर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे लाश का जहर दूर हो रहा था। इस समय उन्होंने पाया कि जब उनकी 7 प्रकाशवान तलवार क्यूई ने चू किंगी के क्यूई महासागर कोर में गहराई से प्रवेश किया, तो ये कुछ हद तक उसके मन और दाव फाउंडेशन के साथ प्रतिध्वनित हुई। यह अनुभूति बहुत ही विचित्र थी। इससे पहले उसे कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि यह किंगी परी भी तलवार साधक है? अर्जुन कलियरा ने आश्चर्य से सोचा। ऐसी स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी। आमतौर पर ऐसी प्रतिध्वनि तब होती थी जब व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली साधना तकनीकों में कुछ समान विशेषताएं होती थीं। हालांकि इस प्रतिध्वनि ने केवल उसकी 7 चमकदार तलवार क्यूई को चू किंगी के दानतियान से विषाक्त पदार्थों को अधिक आसानी से बाहर निकालने की अनुमति दी, जैसे एक मछली पानी में जाती है। इसका कोई अन्य प्रभाव नहीं पड़ा। यदि कुछ हो सके तो दोनों बैठकर तलवार की तकनीकों पर चर्चा कर सकते हैं तथा अपने साधना अनुभवों और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ प्रेरणा और सहायता मिल सकती है।
लेकिन अर्जुन कलियरा का साथ प्रकाशवान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र, जो उन्हें इस प्रणाली के माध्यम से विरासत में मिला था, पहले से ही उनके लिए बहुत परिचित था। स्वाभाविक रूप से चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लगता है कि युवा मित्र हान की साधना तकनीक कोई साधारण तकनीक नहीं है, जो हमारे किंग्युन संप्रदाय की किंग्युन तलवार तकनीक के साथ प्रतिध्वनित होने में सक्षम है, जो समानता की एक डिग्री दिखाती है। चियुन ट्रू इमोर्टल, जो चू किंगी की जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए मन का उपयोग कर रहा था, उसने भी असामान्य प्रतिध्वनि को महसूस किया और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। उनके किंग्युन संप्रदाय की संप्रदाय रक्षा करने वाली हरी तलवार कला एक परिधीय संप्रदाय स्तर की तकनीक थी। यदि अर्जुन कलियरा की साधना तकनीक उनके तलवार शास्त्र के साथ प्रतिध्वनित हो सकती है, तो ये दर्शाता है कि उनकी तकनीक सामान्य से कुछ भी नहीं थी। कम से कम यह एक परिधीय संप्रदाय स्तर की तकनीक थी। एक मुक्त कृषक द्वारा ऐसी विरासत तकनीक की खेती करना ये दर्शाता है कि वह सरल नहीं था और ऐसा अवसर और विरासत प्राप्त करने के लिए उसके पास असाधारण भाग्य था। वास्तव में यदि वह एक साधारण ढीला साधक होता, तो वह मेरी कनिष्ठ योद्धा भतीजी शियू जैसी दिव्य प्रतिभा से जुड़ने और परिचित होने में सक्षम नहीं होता। चियुन ट्रू इमोर्टल ने अर्जुन कलियरा पर एक नजर डाली। ठीक है, तो काफी समय बाद चूकिंगी के क्यूई महासागर कोर में शव के अधिकांश जहर को दूर करने के बाद अर्जुन कलियरा ने अपना हाथ वापस खींच लिया और मुट्ठी बांधकर सलामी दी। धन्यवाद हान। चूकिंगी ने अपने नाजुक शरीर में तनाव को बलपूर्वक सहन किया और एक और शर्मनाक कराह नहीं निकाली। संभवतः उसकी आवाज के निरंतर दमन के कारण उसकी आवाज, जो आमतौर पर स्पष्ट और ठंडी होती थी, अब थोड़ी भारी और चुंबकीय गुणवत्ता वाली हो गई थी। परी किंगी बहुत विनम्र है, अर्जुन कलियरा ने थोड़ा झुककर उत्तर दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि खुद को दबाने की उसकी कोशिशों से उसका आकर्षक आचरण उजागर हो रहा है। युवा मित्र हान, इस बार तुमने बहुत परेशानी उठाई है। यहाँ एक उच्च श्रेणी द्वितीय श्रेणी सफलता अमृत है, जो फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए जो फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण के लिए लक्ष्य बना रहा हो। कृपया इसे स्वीकार करें। इस कार्य के लिए हमारा किंग्युन संप्रदाय भी आपका ऋणी है। भविष्य में अगर कुछ हो तो युवा मित्र यह चिन्ह लेकर हमारे किंग्युन संप्रदाय में आ सकते हैं। इस समय चियुन ट्रू इमोर्टल ने एक चीनी मिट्टी की बोतल और एक टोकन निकाला और बोला। एक और यह अर्जुन कलियरा को चू किंगी को बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए था। दूसरी ओर यह उनके किंग्युन संप्रदाय की भी इच्छा थी कि वे अर्जुन कलियरा जैसे प्रतिभाशाली ढीले साधक से परिचित हों। इतना उदार उपहार, मैं सचमुच इसके लायक नहीं हूँ। अर्जुन कलियरा ने अमृत की सराहना की, ये सोचकर कि जैसी की उम्मीद थी, उनके जैसा बड़ा संप्रदाय बहुत उदार था। ऊर्जा शोधन मध्य चरण से ऊर्जा शोधन अंतिम चरण तक आगे बढ़ने के लिए एक उच्च ग्रेड प्रथम रैंक ब्रेकथ्रू अमृत की लागत 1200 स्पिरिट स्टोन्स है। लेकिन एक उच्च रैंक द्वितीय श्रेणी ब्रेकथ्रू एलिक्सिर, जो फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण से फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण तक आगे बढ़ने के लिए मूल्यवान है, 10 गुना से भी अधिक मूल्यवान था। 20,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स का मूल्य। और इसके अलावा ऐसी अमृत औषधियां अत्यंत दुर्लभ थीं, अमूल्य वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत। अक्सर उन्हें प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं होता था, यहां तक कि पैसे के साथ और सही चैनलों के बिना भी। संभवतः चियुन ट्रू इमोर्टल ने देखा कि वह फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में था, यही कारण है कि उसने मुआवजे के रूप में इतना मूल्यवान अमृत पेश किया। जब तक हान नाराज नहीं होता, चियुन ट्रू इमोर्टल ने मुस्कुराते हुए कहा। किंग्युन संप्रदाय में किसी पर उपकार करने की स्थिति में बदले में एक उदार उपहार वास्तव में काफी सार्थक होता है। लेकिन अर्जुन कलियरा और जियो शियू अच्छे दोस्त हैं, और हाल ही में हुई जहर निकालने की प्रक्रिया को देखते हुए अर्जुन कलियरा के बारे में उसकी धारणा काफी अनुकूल थी और उसने उसके प्रति कुछ स्नेह महसूस किया। इसलिए वह भी अधिक उदार होने और अच्छे काम का बदला चुकाने को तैयार थी। बहुत धन्यवाद सच्चे अमर। चूंकि ऐसी बात है, हान छुट्टी लेकर आराम करेगा, अर्जुन कलियरा ने जोर से कहा। चूंकि चूकिंगी के शव का जहर काफी हद तक समाप्त हो चुका था, इसलिए उसके लिए अब और रुकना उचित नहीं था। स्रोत novgo.co। और साथ ही जहर हटाने की प्रक्रिया मानसिक रूप से काफी थका देने वाली थी। तलवार क्यूई को चूकिंगी को घायल करने से रोकने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। तुमने कड़ी मेहनत की है युवा मित्र। चियुन ट्रू इमोर्टल ने सिर हिलाया। फिर वह बाहर खड़े किंग्युन संप्रदाय फाउंडेशन स्थापना के एक शिष्य की ओर मुड़ा और कहा, जुबानफेग खान के लिए एक शानदार अतिथि कक्ष की व्यवस्था करो। हाँ बड़े साहब। किंग्युन संप्रदाय के जुबानफेग नामक शिष्य ने ये सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दी।
अर्जुन कलियारा को इतने लंबे समय तक कमरे में देखकर वह जानता था कि अर्जुन कलियारा ने चू किंगी के जहर पर कुछ प्रभाव डाला होगा। वह अर्जुन कलियारा के प्रति कुछ हद तक अधिक विनम्र थे। उन्होंने आमंत्रित हाथ से इशारा करते हुए कहा, हान दाओवादी मित्र कृपया। फिर वह अर्जुन कलियारा को एक शानदार अतिथि कक्ष में ले गया। यह आलीशान अतिथि कक्ष केवल 30 वर्ग मीटर का था, लेकिन साधारण अतिथि कक्षों की तुलना में इस कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा जो आध्यात्मिक वाहिका के संचालन को बनाए रखती है, तीसरी मंजिल पर स्थित इस कमरे में भी प्रवाहित होती है, जिससे व्यक्ति ध्यान और साधना कर सकता है। सामान्य अतिथि कक्षों के विपरीत, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा विरल थी। यदि आप ध्यान और साधना करना चाहते हैं, मन को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केवल अमृत औषधियों, आत्मा पत्थरों, आध्यात्मिक मदिरा, आध्यात्मिक चाय और अन्य साधनों पर ही निर्भर हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह तथाकथित उपकार कितना महत्वपूर्ण है और क्या किंगयुन संप्रदाय से आत्मिक भूमि खरीदने की योग्यता प्राप्त करना संभव है। अर्जुन कलियारा ने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्टोरेज बैग से जेड टोकन निकाल लिया जो चियुन ट्रू इमोर्टल ने उसे दिया था। किंगयुन संप्रदाय के प्रति उपकार के संबंध में पहली बात जो मन में आई वह थी किंगयुन संप्रदाय के माध्यम से आत्मिक भूमि खरीदने की योग्यता प्राप्त करना। अन्य पहलुओं में उसे फिलहाल किंगयुन संप्रदाय को परेशान करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। बाद में मैं शी यू से इस एहसान की कीमत के बारे में पूछूंगा। अर्जुन कलियारा ने जेड टोकन पकड़े हुए और विचार करते हुए सोचा। उन्होंने जियो शियू से यह पूछने की योजना बनाई कि जेड टोकन क्या दर्शाता है और किंगयुन संप्रदाय इसका क्या जवाब देगा। इस तरह वह एहसान का अधिकतम लाभ उठा सकता था। इस बारे में बोलते हुए मुझे आशा है कि इस आध्यात्मिक पोत को ज्यूक्सियाओ अमर शहर जाने से पहले किंगयुन संप्रदाय में लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन कलियारा ने जेड टोकन को एक तरफ रख दिया और खिड़की के बाहर बादलों के समुद्र को देखा। यदि वे किंगयुन संप्रदाय में वापस लौटते हैं और फिर ज्यूक्सियाओ अमर शहर की ओर जाते हैं तो इससे 1 या 2 महीने की देरी हो सकती है। हालांकि 5 दिन बाद आध्यात्मिक पोत धीरे धीरे रुक गया। अर्जुन कलियारा ने एक पुरुष और एक महिला को आध्यात्मिक जहाज पर आते देखा। क्या ये लोग किंगयुन संप्रदाय से हैं? अर्जुन कलियारा ने अनुमान लगाया। इन दोनों व्यक्तियों का साधना स्तर एक तो आधार स्थापना के मध्य स्तर पर था, जबकि दूसरा उसकी समझ से परे था। या तो उनके पास अपने मन को छुपाने के लिए कुछ खजाना था, या उनकी ताकत फाउंडेशन स्थापना से अधिक थी। काफी समय बाद उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खुला और चू किंगी बाहर खड़ा था। हान दाओवादी मित्र। चू किंगी ने अर्जुन कलियारा का सिर झुकाकर स्वागत किया। यद्यपि वह अभी भी कमजोर दिख रही थी और उसकी सांस लेने की क्षमता में गड़बड़ी थी, लेकिन पहले की तुलना में उसका रंगरूप काफी बेहतर हो गया था। वह एक सुंदर महिलानुमा गाउन और सफेद स्कर्ट पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल एक ऊंची चोटी में बंधे हुए थे तथा उसकी पीठ पर आसमानी नीले रंग की एक आत्मा तलवार लटक रही थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें संकीर्ण और दृढ़ थीं और उसका पूरा अस्तित्व एक बिना म्यान वाली तेज तलवार की तरह था। किंगी परी। अर्जुन कलियारा ने अपने सामने चू क्विंगी को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि उसका स्वभाव कुछ जियाओ के सामान्य व्यवहार जैसा ही था, ठंडा और अलग थलग, जिससे उसके पास जाना मुश्किल हो जाता था। हालांकि जियो शियाओ के स्वभाव में इस धार और तीखेपन का अभाव था और वह अधिक महान और शुद्ध था। फिर भी इस तरह की महिला तलवार अमर आचरण ने उसकी उपस्थिति को एक आश्चर्यजनक सुंदरता भी दी। हान दाओवादी मित्र, मैं अपने हृदय में आपकी जीवन रक्षक कृपा को याद रखूंगा। यदि भविष्य में आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप किंगयुन संप्रदाय में आ सकते हैं। चू क्विंगी ने अर्जुन कलियारा से कहा। परी किंगी बहुत विनम्र हो रही है। अगर मौका मिला तो हान निश्चित रूप से किंगयुन संप्रदाय का दौरा करेंगे और परी किंगी के साथ तलवारबाजी पर चर्चा करेंगे। अर्जुन कलियारा ने मुस्कुराते हुए और झुककर जवाब दिया। वह ऐसे संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ संबंध बढ़ाने के लिए भी तैयार थे। आखिरकार हर पारस्परिक संबंध उसके परिवार के भविष्य के विकास के लिए सहायक हो सकता है। जहां तक अन्य विचारों का प्रश्न है, ये कहना कि ऐसा कोई विचार नहीं था स्वाभाविक रूप से असंभव होगा। ऐसी प्रतिभाशाली महिला तलवार अमर वास्तव में किसी के बच्चे की एक महान मां बन सकती है, लेकिन जियो शियुए के साथ संबंध होने के कारण उसे उसकी बड़ी बहन पर कदम उठाना उचित नहीं लगा। आखिरकार उसके पास एक कोर फॉर्मेशन मास्टर था। यदि उसके स्वामी को पता चल गया कि वह क्या सोच रहा है तो उसे सचमुच डर था कि तलवार के एक ही वार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है।
चू किंगई ने ये सुनकर अपनी आंखों में खुशी का भाव दिखाया। उसे ज्यादातर चीजों में रुचि नहीं थी, उसे केवल तलवार में रुचि थी। इससे पहले जब अर्जुन कलियरा ने उसे जहर देने में मदद की थी तो वह 7 चमकदार तलवार क्यूई के साथ प्रतिध्वनित हुई और एक अकथनीय आत्मीयता महसूस की। वह अर्जुन कलियरा के साथ तलवार दांव पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन एक ओर तो उसकी चोटें गंभीर थीं और वह चलने फिरने की हालत में नहीं थी। दूसरी ओर वह ये नहीं जानती थी कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। आखिरकार वह तलवार दांव में साधना के अनुभवों और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करना चाहती थी, लेकिन अन्य लोग शायद इसके लिए तैयार न हों। अब चूंकि अर्जुन कलियरा ने पहल की थी तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न थी। एक संक्षिप्त विदाई के बाद चू किंगी उन 2 लोगों में शामिल हो गया जो अभी अभी आए थे और एक छोटी सी आत्मा नाव पर सवार होकर प्रकाश की किरण में बदल गया और जल्दी से उड़ गया। इसके बाद आध्यात्मिक जहाज आधिकारिक तौर पर वापस रवाना होगा। हमारे संप्रदाय में एक मामले के कारण सभी की यात्रा में देरी हो रही है। ज्यूक्सियाओ अमर शहर पहुंचने पर हम मुआवजे के रूप में टिकट के स्पिरिट स्टोन्स का 30% वापस कर देंगे और हम सभी से समझने का अनुरोध करते हैं। चियुन सच्चे अमर की आवाज आध्यात्मिक पोत पर गूंज उठी। ये सभी यात्रियों के लिए एक सरल स्पष्टीकरण था। जहां तक मुआवजे के इस रूप का सवाल है, स्वाभाविक रूप से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि भले ही चियुन ट्रू इमोर्टल और किंगयुन संप्रदाय ने कोई मुआवजा या स्पष्टीकरण नहीं दिया, फिर भी चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अंततः हम रवाना हो रहे हैं। यह आवाज सुनकर अर्जुन कलियरा ने गहरी सांस ली और आध्यात्मिक जहाज को ज्यूक्सियाओ अमर शहर की ओर वापस जाते देखा। उन्होंने सोचा था कि इसमें 1 या 2 महीने की देरी होगी, लेकिन इस गति से तो इसमें केवल 10 दिन से लेकर आधे महीने तक की देरी हुई। उन्होंने इसे प्रबंधनीय माना। उन्होंने तुरंत अपना ब्रश और कागज निकाला और ताबीज बनाने का काम जारी रखा। आधे महीने बाद स्रोत नोवगो.co एक आत्मा नाव ने किंगयुन संप्रदाय में प्रवेश किया। कयुन शिखर पर युन वानशांग ने आत्मा की नाव को देखा और तुरंत एक इंद्रधनुषी रेखा में परिवर्तित हो गया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। जब उसे अपने शिष्य की स्थिति के बारे में पता चला तो वह एकांतवास में थी और चू किंगई की वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए बाहर आई थी। मैं कयुन सच्चे अमर को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। मैं कयुन सच्चे अमर को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। स्पिरिट बोट पर सवार 2 व्यक्तियों ने युन वानशांग को देखते ही तुरंत हाथ झुकाकर सलामी दी। तुम दोनों ने कड़ी मेहनत की है। युन वानशांग ने सिर हिलाया। चूंकि किंगयुन संप्रदाय उस स्थान से बहुत दूर था जहां विशाल आध्यात्मिक पोत स्थित था, इसलिए उसने दोनों को अपने स्थान पर वहां जाने के लिए भेज दिया। फिर वह चिंतित होकर चू किंगी की ओर मुड़ी जो पीला और अस्तव्यस्त दिख रहा था। किंगी, तुम कैसी हो? गुरु, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, चू किंगई ने अपने गुरु को हाथ जोड़कर कहा। बोलते हुए उसने बताया, गुरुजी, मैंने बिना किसी अपमान के अपना कर्तव्य निभाया है। शियाहो परिवार की पैतृक भूमि की मेरी जांच के आधार पर शियाहो परिवार संभवतः जिन साम्राज्य के तियान कॉपस संप्रदाय का एक गुप्त एजेंट है। ब्लैकवाटर पूल के नीचे एक छिपी हुई यिन नस भी है जिसके माध्यम से जियाहो परिवार लाशों का पोषण और शोधन करता रहा है। इसके अलावा मेरे अनुमान के आधार पर जियाहो परिवार में 1 से अधिक झूठे कोर अमर होने की संभावना है, चू किंगी ने एकत्रित जानकारी साझा करते हुए कहा। स्वर्गीय शव संप्रदाय के गुप्त एजेंट, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियाहो परिवार ने खुद को इतनी गहराई से छुपाया होगा, युन वानशांग ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी चमक रही थीं। सोचिए, ब्लैकवाटर पूल के नीचे एक यिन शिरा थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ब्लैकवाटर पूल भले ही मूल रूप से एक निम्न श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की आत्माशिरा थी और जिसकी परिस्थितियां कठोर थीं, शियाहो परिवार द्वारा मूल्यवान समझा गया, जिसने वहां जड़ें जमाने का फैसला किया और इसके पोषण में भारी निवेश किया। पास में ही खड़े एक झूठे कोर अमर ने ये सुनकर टिप्पणी की। किंगी, चलो हम इस मामले की रिपोर्ट संप्रदाय के नेता को देंगे, युन वानशांग ने कहा। उसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी क्योंकि वह और चू किंगी किंगयुन ग्रैंड हॉल की ओर बढ़ रहे थे। उसने चू किंगी को शियाहो परिवार के मामलों की सच्चाई से किंगयुन संप्रदाय के नेता को रिपोर्ट करने को कहा। जियाहो परिवार, स्वर्गीय शव संप्रदाय के नेता ने ऊंची आवाज में सोचा। ऐसा लगता है कि जियाहो परिवार वास्तव में स्वर्गीय शव संप्रदाय के जासूसों में से एक है। स्वर्गीय शव संप्रदाय के संप्रदाय पदानुक्रम और 5 विश्व पंथ नेता ने जुवानजियान सच्चे सम्राट को चुनौती दी है, जो हमारे जियांग देश पर आक्रमण करना चाहते हैं। स्वर्गीय शव संप्रदाय, 5 विश्व पंथ और यिमिंग भूत संप्रदाय के विभिन्न भेदियों ने छाया से सतह पर आकर अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है।
किंगयुन संप्रदाय नेता ने एक अधिकारपूर्ण आवाज और शांत गरिमा के साथ कहा। चूंकि जियाहो परिवार हमारे किंगयुन संप्रदाय के क्षेत्र में है और अब इसका पर्दाफाश हो गया है, इसलिए इससे तुरंत निपटा जाना चाहिए। किंगयुन बहन, आप इस मामले को संभालने के लिए टीम का नेतृत्व क्यों नहीं करती? किंगयुन संप्रदाय के नेता ने युन वानशांग की ओर देखते हुए सुझाव दिया। ये संभव है, युन वानशांग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर उसने कहा, हालांकि किंगी ने इस बार जियाहो परिवार की जांच में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस लड़ाई के बाद ये निश्चित होना चाहिए कि उसे उसका जमावट क्रिस्टल अमृत अवश्य मिलेगा। सहमत हूं, संप्रदाय के नेता ने सहमति में सिर हिलाते हुए सोच विचार कर कहा। किंगजू पर्वत के बाहर उस दिन किंगयुन संप्रदाय का एक शिष्य एक आत्मा नाव पर उतरा। मैं अपने वरिष्ठ को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लू परिवार के रक्षकों ने किंगयुन संप्रदाय के शिष्य को देखकर तुरंत सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। किंगजू पर्वत के लू परिवार के प्रभारी को बुलाओ। किंगयुन संप्रदाय के शिष्य ने अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, वरिष्ठ, लू परिवार के गार्ड ने बिना देरी किए कहा। उन्होंने तुरंत एक संदेश भेजा जिसमें परिवार के मुखिया लू मियाओचांग और पुराने पूर्वज लू युवानजोग को सूचित किया गया। जल्द ही लू मियाओचांग और लू युवानजोग जल्दबाजी में वहां पहुंचे। सर्वोच्च संप्रदाय का आदेश है, ब्लैकवाटर पूल के शियाहो परिवार ने दानव पथ के साथ मिलीभगत की है और हमारे किंगयुन शिष्यों को घायल किया है, और अब हम सभी परिवारों से हमले में शामिल होने का आह्वान करते हैं। किंगयुन संप्रदाय के शिष्य ने घोषणा की, एक टोकन पेश करते हुए और लू युवानजोग को देखते ही जोर से बोलते हुए। ब्लैकवाटर पूल के जियाहो परिवार ने दानव पथ के साथ मिलीभगत की है। लू युवानजोग और लू मियाओचांग ये खबर सुनकर पूरी तरह से चौंक गए। आखिरकार जियाहो परिवार एक प्रमुख खेती कबीला था, एक परिवार जिसकी देखरेख फॉल्स कोर इमोर्टल्स द्वारा की जाती है, एक ऐसी संस्था जिसे वे लू परिवार आमतौर पर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब जब किंगयुन संप्रदाय ने घोषणा की कि शियाहो परिवार ने दानव पथ के साथ मिलीभगत की है और सभी परिवारों को हमला करने के लिए बुलाया है, तो ये स्पष्ट हो गया कि उनका इरादा शियाहो परिवार को पूरी तरह से खत्म करने का था। किंगजू पर्वत का लू परिवार आदेश का पालन करता है। लू युवानजोग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आवाज में सम्मान के साथ जवाब दिया। किंगयुन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन परिवारों को आमतौर पर केवल निर्धारित समय पर ही कर देना होता था और किंगयुन संप्रदाय उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन जब किंगयुन संप्रदाय से कोई आदेश आया तो उन्हें बिना किसी विरोध के बिना शर्त उसका पालन करना पड़ा। सिर्फ किंगजू पर्वत ही नहीं, बी झील पर्वत का यू परिवार, वुगोन रिज झेंग परिवार, सौ पक्षी झील बाई परिवार, स्ट्रीम पर्वत का निंग परिवार, व्हाइट टाइगर पर्वत का झाओ परिवार और किंगयुन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य पारिवारिक शक्तियां, सभी ने आदेश प्राप्त किया। आखिरकार जियाहो परिवार को नष्ट करने के लिए एक नवजात आत्मा अमर को भेजने और पूरे जियाहो कबीले का सफाया करने की बात नहीं थी। यहां तक कि एक नवजात आत्मा अमर भी कुछ अनियंत्रित छोड़ सकता है। इसके अलावा शियाहो कबीले को खत्म करने के लिए अन्य चीजों के अलावा अधीनस्थ परिवारों, उनके नियंत्रण वाले बाजारों और बाहरी अनुयायियों से निपटना भी शामिल था। यदि ये सभी कार्य अकेले किंगयुन संप्रदाय द्वारा ही संभाले जाएं, तो इसके लिए बलों और शिष्यों में महत्वपूर्ण अस्थायी फेरबदल की आवश्यकता होगी, जिससे नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में इन पारिवारिक शक्तियों का ऐसे समय में उपयोग होता था। किंगजू ग्रैंड हॉल, युद्ध परिषद कक्ष। लू परिवार के पूर्वज लू युवानजोग सभी लू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बुजुर्गों के साथ शियाहो कबीले के खिलाफ किंगयुन संप्रदाय के अभियान के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब जबकि सर्वोच्च संप्रदाय ने आदेश जारी कर दिया है, उनके किंगजू के लू परिवार को लोगों को बुलावा मानने और इस युद्ध में भाग लेने के लिए भेजना होगा। इन पारिवारिक शक्तियों के लिए युद्ध यद्यपि खतरनाक था, ये भी एक अवसर था। जब तक वे सैन्य योगदान देते रहेंगे, किंगयुन संप्रदाय भी बाद में उनकी उपलब्धियों के अनुसार उन्हें पुरस्कृत करेगा। आत्मा पत्थर, जादुई कलाकृतियां, अमृत औषधियां, गुप्त साधना तकनीकें और अन्य दुर्लभ संसाधन जिन्हें आमतौर पर खरीदा नहीं जा सकता था, वे सभी सैन्य योगदान के बदले में प्राप्त किए जा सकते थे। चूंकि मामला ऐसा ही है, तो चलिए इस पर समझौता कर लेते हैं। 3 दिनों में अंकल युनहान, अंकल युनफेग, युआनशान, युवानहुआ, युआनलिंग, मियाओफेग इस लड़ाई में भाग लेने के लिए मेरे साथ आएंगे। लू युवानजोग ने निर्णायक रूप से घोषणा की। फिर लू युआनरिंग और लू मियाओचांग की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, युआनरिंग, मियाओचांग, आप दोनों परिवार का ख्याल रखें।
हालांकि यह कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी पारिवारिक शक्तियों को संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लुटेरे साधक परेशानी पैदा करने का अवसर नहीं लेंगे। इसलिए इस दौरान आप सभी को सतर्क रहना चाहिए, परिवार की गश्त की आवृत्ति बढ़ानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो किसी भी गड़बड़ी को दबाने के लिए गरजने वाले तरीकों का उपयोग करना चाहिए। लू युवानज़ोव ने गहरी आवाज में आदेश दिया। हाँ, जैसा आपका आदेश हो। कृपया निश्चिंत रहें, पूर्वज। हॉल में अनेक व्यक्ति खड़े हो गए और उन्होंने लू युवानज़ोव को सम्मानपूर्वक जवाब दिया। मियाओगे, क्या तुम जानती हो कि चांगशेन कहाँ गया है और क्या वह परिवार की देखभाल के लिए वापस आ सकता है? चर्चा समाप्त होने के बाद लू युवानज़ोव ने लू मियाओगे की ओर देखा और एक टेलीपैथिक पूछताछ भेजी। परिवार के पूर्वज के रूप में अब उन्हें घर से दूर बुजुर्गों, वरिष्ठ सदस्यों और कुलीन बलों का नेतृत्व करना था। इससे निश्चित रूप से लू परिवार की आंतरिक शक्ति काफी कमजोर हो जाएगी। यदि द्वितीय श्रेणी के तावीज मास्टर अर्जुन कलियरा वहां निगरानी के लिए मौजूद होते तो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती। इसके अलावा फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने और पूर्वज होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था। अर्जुन कलियरा के विभिन्न कार्यों, उसके बच्चों और उसके आध्यात्मिक पालतू जानवरों के माध्यम से उसे बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि अर्जुन कलियरा उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखाई देता था। उसने कई रहस्य छुपाए थे और यह बहुत संभव था कि उसकी साधना का स्तर ऊर्जा शोधन के 7वें स्तर से कहीं अधिक ऊंचा था। इस प्रकार किंग झू पर्वत पर अर्जुन कलियरा के द्वारा चीजों की देखरेख करने से परिवार अधिक सुरक्षित हो जाएगा। पूर्वज चांगशेंग एक दोस्त के साथ किसी काम से बाहर गया है और अनुमान है कि उसे वापस आने में कम से कम 1 साल लगेगा। लू मियाओ ने अपने होठों को हल्के से भींचते हुए उत्तर दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन कलियरा के जाने के 3 महीने बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि अर्जुन कलियरा ने उसे यह नहीं बताया था कि वह इस यात्रा पर कहां जा रहा है। ठीक है। ये सुनकर लू युवानज़ोव ने हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि अर्जुन कलियरा परिवार की देखरेख के लिए जल्दी वापस नहीं आ पाएगा। फिर उन्होंने लू मियाओगे से कहा, मियाओगे, फिलहाल रेड लीफ वैली मार्केट का काम तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हाँ, पूर्वज। लू मियाओगे ने गंभीरता से सिर हिलाया। दूसरे एल्डर लू युवानलिंग भी इस यात्रा में लू युवानज़ोव के साथ थे। रेड लीफ वैली मार्केट की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। एक क्षण सोचने के बाद लू मियाओगे ने मानसिक रूप से बताया, पूर्वज चांगशेंग का किंगयोन संप्रदाय से एक फाउंडेशन स्थापना मित्र है। जाने से पहले उसने कहा था कि अगर हमें कोई परेशानी हुई तो मैं उसके मित्र से संपर्क करूंगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, पूर्वज। कुछ समय पहले जियाओ जियुए अपनी बेटी लू वांगशु से मिलने रेड लीफ वैली मार्केट आई थी। उसने इस शीयू परी से भी परिचय बना लिया था। इसलिए अपने पूर्वज को आश्वस्त करने के लिए और यह विचार करते हुए कि यदि परिवार को वास्तव में किसी बड़े संकट या परेशानी का सामना करना पड़ा तो उसने इस शीयू परी से मदद लेने के बारे में सोचा। साधना जगत की निचली परतों में अमर संप्रदायों के आधार स्थापना मित्र के साथ संबंध रखना एक बहुत ही भरोसेमंद पृष्ठभूमि माना जाता था। यह एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है और कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। किंगयोन संप्रदाय से एक फाउंडेशन स्थापना मित्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सुनकर लू युवानज़ोव की आंखों में तुरंत सुखद आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन कलियरा का ऐसा संबंध होगा। ये जानते हुए कि अमर संप्रदायों से आने वाला एक आधार स्थापना साधक भी किंग झू पर्वत पर आने पर एक निश्चित निवारक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि चेन परिवार के साथ पिछले युद्ध के बारे में सोचते हुए, जब चेन परिवार की विश्वासघाती फाउंडेशन स्थापना महिला साधक मौजूद थी, लू युवानज़ोव अचानक ये पूछने के लिए उत्सुक हो गया कि क्या अमर संप्रदायों से अर्जुन कलियरा का दोस्त भी एक महिला साधक था। फिर भी परिवार के पूर्वज होने के नाते उन्होंने अपनी जिज्ञासा पर काबू रखा और ऐसी गपशप में नहीं पड़े। 2 महीने बाद हम अंततः पहुंच गए हैं। अर्जुन कलियरा आध्यात्मिक पोत के देख पर खड़े होकर बादलों के समुद्र को देख रहे थे। वह नीचे बहुरंगी रोशनी में लिपटा एक विशाल अमर शहर को धुंधला धुंधला देख पा रहा था। जैसे जैसे आध्यात्मिक पोत धीमा होता गया, अर्जुन कलियरा के दृष्टिकोण में ज्यूक्सियाओ अमर शहर की भव्यता बढ़ती गई। इतनी शानदार कि आसपास के पहाड़ उसे चुनौती देने के लिए मात्र पहाड़ियों की तरह प्रतीत होने लगे। ज्यूक्सियाओ अमर शहर तो एक अमर शहर ऐसा दिखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विशाल जियांग देश के साधना क्षेत्र में, जहां अनेक बाजार हैं, केवल 3 अमर शहर हैं। अर्जुन कलियरा ने हमेशा स्पष्ट और अत्यंत राजसी ज्यूक्सियाओ अमर शहर को देखकर आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित हो गए।
यह अमर शहर सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, जो कि किंगयुन बाजार से कई गुना बड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो आसपास के ऊंचे पहाड़ों को तलवार से चीरकर विशाल और समतल सड़कें बना दी गई हों। सड़कों पर बहुत से बोझा ढोने वाले पशु और किसान आते जाते दिखाई देते थे, मानो वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए व्यापारियों के काफिले हों। लेकिन ऊपर आसमान में कई किसान लगातार घूम रहे थे। जादुई कलाकृतियां, उड़ने वाली नावें, आध्यात्मिक कलाकृतियां, भागने वाली रोशनियां सभी चकाचौंध करने वाली थीं, जो ये दर्शाती थी कि यह कोई धर्मनिरपेक्ष दुनिया नहीं थी, बल्कि अमर लोगों की दुनिया थी। महान साधक, जो शायद ही कभी दैनिक आधार पर देखे जाते थे, यहाँ काफी आम थे। समय समय पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स से एस्केप लाइट्स देखी जा सकती थीं। आधे घंटे बाद विशाल आध्यात्मिक पोत धीरे धीरे ज्यूक्सियाओ अमर शहर के द्वार के सामने मंडरा रहा था। साथ ही दाववादियों, हम ज्यूक्सियाओ अमर शहर में आ गए हैं, सच्चे अमर चियुन ने कहा, जैसे ही उसकी आवाज आध्यात्मिक पोत पर गूंज उठी। सभी यात्री आध्यात्मिक जहाज से उतरने के लिए तैयार होकर डेक पर आ गए। हान दाववादी मित्र, ये यात्रा में देरी के कारण नाव टिकट का 30% रिफंड है। उस समय जुवानफेग नामक एक किंगयुन संप्रदाय के शिष्य ने 3 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें अर्जुन कलियरा को सौंप दिया। टिकट की कीमत का 30%। अर्जुन कलियरा को याद आया कि चियुन ट्रू इमोर्टल ने पहले क्या कहा था कि मार्ग से विचलन के कारण यात्रा में देरी होने पर टिकट की कीमत का 30% मुआवजे के रूप में वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि आध्यात्मिक जहाज पर सवार होने के लिए उसे 1000 आत्मिक पत्थरों की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि जब जियो जियुए ने उसे पहले टिकट दिया था, तो उसने आत्मा पत्थरों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। इससे ये संकेत मिलता है कि जियो शियुए ने आत्मा पत्थरों के लिए स्वयं भुगतान किया था। ये भी समझ में आया। यद्यपि जियो शियुए किंगयुन संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य था, फिर भी बिना भुगतान के आध्यात्मिक जहाज पर सवार होना संभव नहीं था। धन्यवाद दाओइस्ट जुआनफेग। अर्जुन कलियरा ने आत्मा पत्थर स्वीकार कर लिया। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि टिकट वास्तव में कितना महंगा था। यहाँ तक कि एक नियमित केबिन टिकट की कीमत भी 1000 स्पिरिट स्टोन होती है। लग्जरी केबिन टिकट का तो जिक्र ही नहीं, जिसकी कीमत 3 से 4000 स्पिरिट स्टोन होगी। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि यह कीमत संभवतः यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए ही थी। इस तरह के एक जहाज ने किंगयुन बाजार से ज्यूक्सियाओ अमर शहर तक यात्रा करते हुए काफी मात्रा में आत्मा पत्थरों का उपभोग किया। इसके अलावा इन दिनों की बातचीत के माध्यम से अर्जुन कलियरा को ये भी पता चला कि यह आध्यात्मिक जहाज मुख्य रूप से किंगयुन संप्रदाय और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के व्यापार या रणनीतिक आदान प्रदान के लिए ज्यूक्सियाओ अमर शहर के बीच यात्रा करता था। अन्य यात्रियों को ले जाना तो मात्र आकस्मिक बात थी। दाओवादी हान बहुत विनम्र है। चू क्विंगई के साथ मामले के कारण जुआनफेग अर्जुन कलियरा के प्रति बहुत विनम्र था। विनम्रतापूर्वक प्रणाम करने के बाद वह अन्य यात्रियों को आत्मा पत्थर लौटाने चला गया। दाओवादी हान, यदि भविष्य में आप किंगयुन बाजार में वापस आना चाहें, तो आध्यात्मिक जहाज पर पुनः सवार होने के लिए आपका स्वागत है। इस समय चियुन ट्रू इमोर्टल भी डेक पर आया और मुस्कुराते हुए अर्जुन कलियरा की ओर देखते हुए बोला, धन्यवाद सच्चे अमर। अर्जुन कलियरा ने झुककर अभिवादन का उत्तर दिया। इसके बाद वह आध्यात्मिक जहाज से नीचे उड़कर ज्यूक्सियाओ अमर शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वह नीचे उतरा, जहाज से आने वाली संरचना की आध्यात्मिक रोशनी से घिरे बिना उसने हवा में एक तीव्र दमनकारी शक्ति महसूस की। ये ज्यूक्सियाओ अमर शहर का तीसरा रैंक महान गठन था। अफवाहें कहती हैं कि तीसरी श्रेणी का गठन, जो आत्मा की नसों के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है और उनके साथ एक हो गया है, अपने स्वयं के डोमेन बनाने की क्षमता रखता है। एक ही हमले से इस महान संरचना को विचलित करने का प्रयास करना या निषेधों को तोड़ने के लिए ताबीज का उपयोग करना शायद ही प्रभावी है। अर्जुन कलियरा ने विभिन्न रून छापों से ढकी और संरचना प्रकाश से चमकती शहर की दीवारों को देखा और आंतरिक चिंतन किया। अपने परिवार के गठन के कारण उन्होंने संरचनाओं के बारे में सीखने में काफी समय बिताया था। वह जानते थे कि एक बार कोई संरचना तीसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। यह आत्मा की नसों से पूरी तरह जुड़ सकता है और अपना स्वयं का डोमेन बना सकता है। इससे न केवल आत्मा की नसों को आसानी से लॉक किया जा सका, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता का वितरण भी संभव हो सका। इसका यह भी अर्थ था कि ग्रेट फॉर्मेशन में कोई कमजोर बिंदु नहीं था। किसी भी हमले या निषेध भंग करने वाले उपायों से उनकी शक्ति में भारी कमी आ जाएगी। सभी हमले ग्रेट फॉर्मेशन द्वारा इस डोमेन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।
ऐसे क्षेत्र में नवजात आत्मा अमरों के हमले भी सीमित थे। यदि तीसरे दर्जे का कोई फॉर्मेशन मास्टर महान फॉर्मेशन की अध्यक्षता करता है तथा इसकी शक्ति को अधिकतम करता है तो इसकी शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक होगी। अर्जुन कलियरा ने देर नहीं की। भीड़ के पीछे पीछे वह शहर के द्वार के पास एक हॉल में दाखिल हुआ, अपनी जानकारी दर्ज कराई, स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया और अपनी पहचान का टोकन प्राप्त किया। यह अमर शहर प्रतिवर्ष केवल 10 स्पिरिट स्टोन का शुल्क लेता है, जो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अपनी पहचान टोकन को संभालने के बाद अर्जुन कलियरा ने टोकन लिया और अमर शहर में प्रवेश किया। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसे अचानक अपने ऊपर एक बोझ महसूस हुआ, एक रहस्यमय दबाव उस पर उतर आया। क्या यह उड़ान पर प्रतिबंध है? अर्जुन कलियरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह तुरंत समझ गया कि यह दिव्य नगर संरचना का प्रभाव था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को शहर के भीतर उड़ान भरने से रोकना। रेड लीफ वैली मार्केट या 9 ड्रैगन्स मार्केट जैसी जगहों पर हालांकि उड़ने के लिए कलाकृतियों का उपयोग करना और आध्यात्मिक जानवरों की सवारी करना प्रतिबंधित था। एक बार जब कोई व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना साधक बन जाता है तो वह बाजार में उड़ान भर सकता है। लेकिन ज्यूक्सियाओ अमर शहर के महान गठन ने सीधे उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे फाउंडेशन स्थापना साधकों को भी शहर के भीतर आसानी से उड़ान भरने से रोक दिया गया। ये समझ में आता है, इस तरह के शहर के लिए जहां कई फाउंडेशन स्थापना साधक है, अनियंत्रित उड़ान की अनुमति देने से व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। और उड़ान प्रतिबंध के कारण यदि कोई व्यक्ति शहर में परेशानी पैदा करता है तो प्रवर्तन दल का सामना करते हुए बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन कलियरा ने अपने आप से कहा, तीसरे दर्जे के महान गठन की शक्ति की और भी अधिक सराहना करते हुए। बिना देरी किए वह ज्यूक्सियाओ अमर शहर में टहलने लगा। ज्यूक्सियाओ अमर शहर को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। बाहरी शहर जिला, भीतरी शहर जिला और ज्यूक्सियाओ पर्वत। वास्तव में बड़ी दुकानें और व्यवसाय सभी इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट में स्थित थे। हालांकि शहर का आउटर डिस्ट्रिक्ट कई बाजारों की तुलना में कहीं अधिक चहल पहल वाला था। यहां अर्जुन कलियरा ने कई परिचित संकेत भी देखे। ऐसा प्रतीत होता था कि इन पारिवारिक शक्तियों ने अपनी दुकानें और व्यवसाय ज्यूक्सियाओ अमर शहर तक फैला लिए थे। चारों ओर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद वह इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ा। खरीदारी करने के लिए व्यक्ति को इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। इसी बीच उसी समय जैसे ही अर्जुन कलियरा ज्यूक्सियाओ अमर शहर में पहुंचे, ज्यूक्सियाओ पर्वत के तल पर एक गुफा निवास के भीतर बर्फ सफेद वस्त्र पहने, नाजुक चेहरे और अलौकिक आभा वाली एक लड़की ने अपनी आंखें खोली। क्या हो रहा है? मुझे एक अजीब सी उत्तेजना, एक बेवजह की धड़कन क्यों महसूस हो रही है? लड़की ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी और मन ही मन बुदबुदाए। जब साधकों को अचानक आवेग या घबराहट का अनुभव होता है तो ये प्रायः संकेत देता है कि कुछ होने वाला है। जियो-चान। तभी एक खूबसूरत महिला कमरे में आई। महिला ने अच्छी तरह से सिली हुई, चुस्त काली जालीदार लंबी पोशाक पहन रखी थी। पोशाक उसके सुडौल और आकर्षक शरीर को ढांक रही थी। उसके कंधे खुले हुए, चिकने और गोरे थे। इससे पुरुषों में स्वाभाविक रूप से उसके कंधों को अपनी बाहों में लेने की इच्छा पैदा हुई। उसकी पतली कमर ने प्रमुख वक्रों को उभार दिया, जिससे उसकी छाती भरी हुई और भरपूर दिख रही थी। लंबे, सीधे और गोरे पैर हिम के नीचे से थोड़ा बाहर झांक रहे थे। एक जोड़ी पतले हील स्टिलेटो काले जूते में खड़े थे, जिनका तला हल्का गुलाबी था। बैकवोट। वह अपने अस्तित्व के प्रत्येक तंतु, प्रत्येक हाव भाव और प्रत्येक कदम से आकर्षण प्रकट करती थी। मालिक। मेंग शियाओचान ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखा और तुरंत आवाज लगाई। छोटी बच्ची, मैंने तुमसे कहा था कि अब मुझे मां कहो। नांगोन मिली ने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आए और उसने अपने गोरे और कोमल चेहरे को चुटकी से दबाया। मानो ये पर्याप्त नहीं था, उसके नर्म गुलाबी होठों ने मेंग जियाओचान के गोरे और नाजुक गाल को चूम लिया। माँ। मेंग जियाओचान ने मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक पुकारा। अपने मालिक के साथ इस यात्रा पर दोनों ने माँ और बेटी का वेश धारण कर लिया था। अच्छी लड़की, इधर आओ, अपना मुंह खोलो। टिल्ड। वह खूबसूरत महिला बिस्तर के पास बैठ गई। उसके बड़े नितंब एक भरपूर पेस्ट्री में दबे हुए थे। उसने अपनी उंगलियों के बीच एक लाल स्पिरिट फल दबाया और उसे मेंग शियाओचान को खिला दिया। एक सौम्य मुस्कान के साथ वो एक आकर्षण बिखेरती थी। फिर भी इस मोहक आभा के बीच उसने अपना परिपक्व और सुरुचिपूर्ण आचरण नहीं खोया। मेंग जियाओचान खुद को आह भरने से नहीं रोक सकी। उसका अपना स्वामी वास्तव में एक मोहक महिला थी।
यह आकर्षण पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अप्रतिरोध्य था तथा किसी के लिए भी इसका सामना करना कठिन था। उसने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह खोला और लाल स्पिरिट फल खा लिया। अपनी शिष्या का मनमोहक रूप देखकर नानगोंड मिली ने एक हल्की कोमल हंसी निकाली। उसने एक और लाल स्पिरिट फल उठाया और उसे मेंग जियाओचान के मुंह में रख दिया। चलो अच्छी लड़की, एक और खा लो। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी गोरी उंगलियां शिष्य के लाल होठों को छू गईं, और जब उसके छोटे मुंह और दांतों ने उसके हाथ में रखे आत्मा फल को काट लिया और छोटी जीभ ने उसे अपने मुंह में डाल लिया, तब उसने धीरे से अपनी गीली उंगली वापस खींच ली। माँ, क्या तुम्हें मेरी किसी चीज की जरूरत थी? नानगोंड मिली को एक और आत्मा फल पकड़े हुए उसे खिलाने के लिए तैयार देखकर मेंग शियाओचान ने तुरंत पूछा। क्या एक माँ अपनी अच्छी बेटी को बिना किसी कारण के बात करने के लिए नहीं ढूंढ सकती? उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर आंसू और पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी। वह बिल्कुल एक चुलबुली युवती की तरह लग रही थी, इतनी दयनीय कि इस्पात भी कोमल हो जाए। मालिक, मेंग जियाओचान ने चिढ़कर कहा। सबसे पहले जब वह अपने गुरु से मिली तो नवजात आत्मा अमर ने उसके सामने अधिकार की भावना बनाए रखी। लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे, उसे अपने मालिक के चंचल और मनमौजी स्वभाव का पता चला और रास्ते में उसे चिढ़ाने में उसे आनंद आने लगा। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। चूनकी संप्रदाय के पदानुक्रम और स्वर्गीय शव संप्रदाय के गुरु की ली डुआनेक्सुआन के साथ बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए हमारी ओर से भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। नानगोंड मिली के भव्य चेहरे पर गरिमा में भाव दिखाई दे रहा था। इस बार हम किस परिवार से संपर्क कर रहे हैं? मेंग जियाओचान ने पूछा। वह अपने गुरु नानगोंड मिली के साथ जियांग देश में उनके संप्रदाय द्वारा वहां स्थापित स्लीपर एजेंटों से संपर्क करने आई थी। यदि 5 विश्वपंथ नेता और स्वर्गीय शव संप्रदाय मास्टर जियांग देश साधना क्षेत्र के नंबर 1 जुवानजियान सच्चे सम्राट ली डुआनेक्सुआन को पीछे हटा सकते हैं, तो जिन साम्राज्य महान लड़ाई शुरू करेगा और जियांग देश पर आक्रमण करेगा। उस समय उनके जैसे लोग जो पहले से ही जियांग देश के साधना क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके थे, अपने स्लीपर एजेंटों को इकट्ठा करेंगे और जिन साम्राज्य की सेनाओं के साथ भीतर और बाहर दोनों तरफ से सहयोग करेंगे। हमने लगभग सभी से संपर्क कर लिया है। चूंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ज्यूक्सियाओ अमर शहर को निशाना बनाना होगा। जियांग देश में अराजकता फैलानी होगी और जियांग देश के मनोबल पर प्रहार करना होगा। नानगोंड मिली ने अपना चेहरा चुटकी से दबाते हुए धीरे से कहा। आपका मतलब सीधे ज्यूक्सियाओ अमर शहर के खिलाफ कार्रवाई करना है? ये सुनकर मेंग शियाओचान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। हालांकि उससे पहले नानगोंड मिली एक नवजात आत्मा अमर थी। जिन राज्य के 3 महान राक्षसी संप्रदायों ने अन्य नवजात आत्मा और झूठे कोर अमर को भी जियांग देश में भेज दिया था, लेकिन ऐसे अमर शहर पर हमला करने का विचार पूरी तरह से भ्रमपूर्ण था। आखिरकार ज्यूक्सियाओ अमर शहर में भी नवजात आत्मा अमर निवास करते थे। इसके अलावा ज्यूक्सियाओ अमर शहर को तीसरे रैंक के महान गठन द्वारा संरक्षित किया गया था। यदि कोई नवजात आत्मा अमर जो गठन में कुशल हो इसका नेतृत्व करे, तो शहर के भीतर वे बेजोड़ होंगे, जब तक कि एक नवजात आत्मा सच्चा भगवान व्यक्तिगत रूप से अवतरित न हो। बेशक ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। नानगोंड मिली ने अपनी शिष्या के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसके विचारों का अनुमान लगाया तथा प्रसन्नतापूर्वक उसके चेहरे पर चुटकी काटी। फिर उसने स्नेहपूर्वक मेंग शियाओचान का हाथ पकड़ा और गुफा से बाहर चली गई। वानर, तुम यहाँ हो। जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकले, एक लंबा और अधिकारपूर्ण व्यक्ति जिसकी आंखों में क्रूरता का भाव था, चमक उठा और उनके पास आया। उसने नानगोंड मिली की ओर देखा, उसका प्रभावशाली आचरण पिघल गया, उसकी आंखों की क्रूरता गायब हो गई, केवल मोह रह गया। क्या तुमने वो चीजें खरीदी जो मैंने मांगी थी? नानगोंड मिली ने अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ठंडे भाव से देखा, जिसमें कोई आकर्षण नहीं था, और फिर ठंडी आवाज में पूछा। मैंने सब कुछ खरीद लिया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक स्टोरेज बैग निकाला और उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर थी। बुरा नहीं है। नानगोंड मिली ने स्टोरेज बैग लिया, उस पर नजर डाली और उदासीनता से सिर हिलाया। फिर मेंग जियाओचान की कलाई पकड़े हुए वह आंतरिक शहर की ओर बढ़ी। माँ, क्या सच्चे भगवान जियांग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? मेंग जियाओचान ने अपने गुरु से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कही, उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी नानगोंड मिली को गहरी मोह भंगिमाओं से देख रहा है और उनसे दूरी बनाए रखते हुए उनके करीब से चल रहा है।
याद करते हुए कि कैसे नांगोन मिली ने सच्चे भगवान जियांग को उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। मेंग शियाओचान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक नवजात आत्मा अमर, अपने स्वामी की उपस्थिति में बहुत विनम्र। दोनों ने जुक्सियाओ पर्वत से इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट की ओर अपना रास्ता बनाया। भीड़ भरी सड़कों पर चलते हुए मेंग शियाओचान को एक पूर्वाभास हुआ और उसने आगे देखा कि एक लंबा, मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी वीर चेहरे के साथ खड़ा है। न जाने क्यों, इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उसका दिल एक अजीब सी पहचान से भर गया। इस समय अर्जुन कलियर को भी कुछ आभास हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर सामने की ओर देखा। उसने तुरंत एक काले वस्त्र पहने सुंदरी और एक सफेद वस्त्र पहने युवती को हाथ में हाथ डाले चलते देखा। वो सुंदरी अद्भुत थी, काले रंग की पतली पोशाक में उसका शरीर सुडौल था। वास्तव में उसके संपूर्ण अस्तित्व में एक अनूठा आकर्षण झलकता था। यहाँ तक कि अर्जुन कलियर को, जो युद्ध में अनुभवी था, ये सौंदर्य अत्यंत मनमोहक लगा। दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।